वेलकम है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज, और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास अतिथि यशवंत सिन्हा जी। सर, आप इंडियन ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, जाने माने पॉलिटिशियन भी हैं, इसी के साथ ही साथ आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी रहे हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। जय हिंद। सर, आजकल इंटरनेट का ज़माना है और काफ़ी सारी रील्स वायरल होती हैं आईएएस ऑफिसर्स की, आईपीएस ऑफिसर्स की। उनको चाहने वाले उन रील्स को वायरल करते हैं और कहीं ना कहीं युवाओं में भी एक ये मोटिवेशन जगता है, एक वो ये सपना तय कर लेते हैं कि हम भी आईपीएस बनेंगे या आईएएस ऑफिसर बनेंगे। आपके बारे में थोड़ी सी बात करें, क्योंकि आप भी आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, और अपने सपने के बारे में थोड़ा हमें बताएं और विस्तार से थोड़ा हम इस पर चर्चा चाहेंगे। कैसे रहा आपका सब कुछ सफ़र, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। देखिए, हमारे ज़माने में भी सपना वही था, आईएएस बनना। और जितने अच्छे स्टूडेंट माने जाते थे वो आईएएस बनना चाहते थे। सेंट्रल सर्विसेज, अगर आईएएस में नहीं हुआ तो सेंट्रल सर्विसेज में जाना चाहते थे। तो उस समय केवल सरकारी नौकरी उपलब्ध थी, प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल उपलब्ध नहीं था, नाम के वास्ते था। तो इसलिए सब लोग तैयारी करते थे आईएएस बनने की। आईएएस में नहीं हुआ तो सेंट्रल सर्विसेज में आ जाएं, सेंट्रल सर्विसेज में नहीं हुआ तो स्टेट सर्विस में आ जाएं। यही उपलब्ध थे नौकरी के रास्ते। तो आज जैसे आपने कहा कि सपना रहता है कि भाई आईएएस बन जाए, तो उस समय भी सपना था आईएएस बन जाए। हमारा भी सपना था। और मैंने लगभग कॉलेज के ज़माने से ही नहीं, स्कूल के ज़माने से मेरा लक्ष्य था कि मैं आईएएस की परीक्षा दूंगा और उसमें सफलता हासिल करूंगा। उस लक्ष्य को लेकर मैं चला। तो मैंने क्या किया, जब मैं कॉलेज में गया तो उस समय आईएएस की जो परीक्षा होती थी उसमें प्रिलिमिनरी नहीं होता था। अब संख्या बहुत बढ़ गई तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन भी होता है, प्रारंभिक एग्जामिनेशन। हमारे टाइम में सीधा आदमी मेन परीक्षा में ही बैठता था। और हमारे टाइम में 3 कंपलसरी पेपर होते थे। मैं 50-60 की बात कर रहा हूँ, पिछले सेंचुरी की। तो उसमें एक होता था जनरल इंग्लिश, एक होता था इंग्लिश एसे, और एक होता था जनरल नॉलेज। ये 3 कंपलसरी सब्जेक्ट थे। और इंग्लिश ही लिंगुआ फ्रांका था। उस समय हिंदी नहीं चलती थी या रीजनल भाषाएं नहीं थीं। तो ये 3 हुए। उसके अलावा 3 और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे जिसको लेना पड़ता था। और उसके अलावा 2 उस समय एडवांस पेपर लेना पड़ता था आईएएस के लिए। आईपीएस के लिए और सेंट्रल सर्विसेज के लिए ये ज़रूरी नहीं था, लेकिन आईएएस के लिए 2 एडवांस पेपर लेने पड़ते थे। तो इसलिए मैंने जब कॉलेज में पढ़ाई अपनी शुरू की तो मैं इस बात को ध्यान में रखकर मैंने पढ़ाई शुरू की। इसलिए मैंने बीए ऑनर्स हिस्ट्री में किया और एमए मैंने पॉलिटिकल साइंस में किया। इसलिए कि हमारे पास सब्जेक्ट्स लेने का कोई समस्या हमारे सामने नहीं रहे, और सचमुच में नहीं रही। मैंने देखा बहुत सारे हमारे कॉलीग्स थे, वो ढूंढ रहे थे वही क्या सब्जेक्ट लूँ। बिल्कुल नया सब्जेक्ट ढूंढ के उनको लेना पड़ता था। तो मैंने आसानी के साथ सब्जेक्ट ढूंढ लिया। वो 3 सब्जेक्ट जो नीचे लेना था, 2 सब्जेक्ट जो ऊपर लेना था, और उसके अनुसार हमने तैयारी शुरू कर दी। एमए की परीक्षा पास करने के बाद आईएएस की परीक्षा देने में लगभग हमारे पास 1 साल से ऊपर का समय था। लेकिन मैं खुशकिस्मत इस माने में था कि इसी बीच में मुझे पटना विश्वविद्यालय में शिक्षक की नौकरी मिल गई। तो नौकरी मिल गई तो एक तो आमदनी होने लगी, उससे तनख्वाह आने लगी, और दूसरा पटना में रहने का ठिकाना हो गया। और लाइब्रेरी, जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी तैयारी के लिए, वो लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध हो गई। तो मैं पढ़ाता भी था और पढ़ता भी था, और खूब पढ़ाई करता था उस ज़माने में। और 1 साल के बाद जब मैं परीक्षा में बैठा तो जो हमारा रिटन एग्जामिनेशन था
उसमें हमने बहुत अच्छा स्कोर किया, क्योंकि ऑल इंडिया में मेरा उस समय 12वां पोजीशन आया, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा। और 12वां से भी ऊपर हमको होना चाहिए था रिटन परीक्षा के आधार पर, लेकिन मेरा जो इंटरव्यू था वो बहुत गड़बड़ हो गया। इंटरव्यू देने में जब गया यहाँ पर दिल्ली के धौलपुर हाउस में, तो उस समय आत्मविश्वास की कमी नहीं थी, शायद ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास था, क्योंकि कॉलेज में मैं डिबेटर था, बहुत सारे ट्रॉफीज़ मैंने डिबेटिंग में जीते थे, मैं स्पोर्ट्स पर्सन भी था। तो इसलिए मुझे लगा कि इंटरव्यू में तो मुझे बहुत अच्छा करना ही है। सवालों के जवाब मैंने कुछ अटपटे भी दे दिए, कुछ एग्रेसिव भी सवाल का जवाब दे दिया। जैसे जो आईपीएस ऑफिसर उस दिन विशेषज्ञ के रूप में बैठे थे बोर्ड में, उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि भाई मैंने देखा है तुम्हारा रिकॉर्ड, तो तुम एनसीसी में थे, बहुत अच्छा तुमने किया, और दिल्ली का जो रिपब्लिक परेड होता है उसमें भी तुमने मार्च किया, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन रहे हो, तो तुमने आईपीएस को इतना नीचे प्रेफरेंस क्यों दिया है? तो उसका एक हम सीधा जवाब दे सकते थे, लेकिन मैंने टेढ़ा जवाब दे दिया। और वो टेढ़ा जवाब ये था कि मैंने उनसे अंग्रेज़ी में कहा कि ये सब मैंने किया है तो इससे मैं पुलिस सर्विस में क्यों कंडेम हो जाऊं? वाई शुड आई बी कंडेम्ड टू द पुलिस सर्विस? ये बहुत ही बुरा जवाब था, ये जवाब हमको नहीं देना चाहिए था। फिर और भी इसी तरह के कुछ सवाल आए, तो मैंने इंटरव्यू बहुत ख़राब किया। मैंने उस समय 400 नंबर होते थे इंटरव्यू के, मुझे केवल 140 नंबर मिले, उसमें 35%। और जैसे मैंने कहा कि मैं कॉलेज में डिबेटर था, ये सब था, तो इसलिए इंटरव्यू में मुझे अच्छा करना चाहिए था। मेरे सहपाठी लोग थे, उनको 265, किसी को 280 मिला, मैं 140 पर लटक गया। अगर मुझे 180 भी मिला होता तो मैं 3-4 स्थान ऊपर जाता, 200 मिला होता तो मैं बिल्कुल 280 मिला होता तो और फर्स्ट ही हो गया होता। तो ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है। आज भी मुझे अफसोस है कि मेरा इंटरव्यू आईएएस में इतना ख़राब गया, जिसके चलते मेरा पोजीशन नीचे आ गया। मैं केवल 12th हो सका, उसके ऊपर नहीं गया। तो तैयारी मेरी पूरी थी, लेकिन बात मैं एक और कहना चाहूँगा अपने, ख़ास करके जो लोग मुफस्सिल से आते हैं, जो छोटे शहरों से आते हैं, देहात से आते हैं। मैं भी एक छोटे शहर में पढ़ता था, पटना में, उस समय पटना छोटा ही शहर था। मेरे को ड्रेस का सेंस नहीं था। सूट मैंने एक बनवा लिया इंटरव्यू में पहन के जाने के लिए, लेकिन सूट किस रंग का होना चाहिए, टाई किस रंग का होना चाहिए, इसका ज्ञान मुझे बहुत ज़्यादा नहीं था। तो किसी रंग का सूट बनवा लिया, कोई भी टाई पहन के मैं चला गया। तो जैसा मैंने अपने जीवनी में लिखा है कि जब मैं इंटरव्यू बोर्ड के सामने गया, तो यानी कि मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि मैं छोटे शहर से आता हूँ, मैं मुफस्सिल इलाके से आता हूँ। और मेरी प्रतिस्पर्धा किससे थी? मेरी प्रतिस्पर्धा थी उन लोगों से जो दिल्ली जैसे विश्वविद्यालय में पढ़े, जो मद्रास विश्वविद्यालय में पढ़े, जो विदेशों में पढ़े, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड वगैरह गए, ऐसे लोगों से मेरा कंपटीशन था। तो उसमें मैं पीछे रह गया। जैसे मैंने कहा, बराबर उसका अफसोस रहेगा। क्या बात है सर, बड़ा कमाल का सफ़र रहा है आपका, और आपने हमें विस्तार से बताया स्कूल से लेकर कैसे आप आईएएस ऑफिसर बने और कहाँ क्या आपने गलतियाँ की उनके बारे में भी आपने बताया, अपनी शिक्षा के बारे में भी बताया। सर, जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं अक्सर ये देखा जाता है कि वो प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, मेंस क्लियर कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू उनसे क्लियर नहीं हो पाता है। ज़्यादातर यही देखा जाता है।
तो क्या सावधानियां उन्हें रखनी चाहिए, अपना ड्रेस कोड कैसे रखना चाहिए, इन सभी चीज़ों पर हम आपसे थोड़ा बात करना चाहेंगे, आपसे इनके बारे में जानना चाहेंगे, तो प्लीज़ बताइए। देखिए, एक बात तो ये है कि उस ज़माने से इस ज़माने तक बहुत परिवर्तन हुआ है। हमारे ज़माने में लगभग सब जो लड़के थे वो इंटरव्यू बोर्ड में सूट पहन के जाया करते थे। अब कोई आवश्यक नहीं है। मैं देखता हूँ कि लोग हाफ शर्ट और पैंट पहन के चले जाते हैं। तो एक तो ड्रेस बदल गया जो पहले नहीं था। लेकिन ड्रेस में भी ध्यान देने की बात है कि आप ब्लैक रंग का ट्राउज़र पहने, वाइट शर्ट पहने या कुछ और पहने, ग्रे रंग का पहने और शर्ट किसी और रंग का हो। वो कलर कॉम्बिनेशन कपड़े का ध्यान में रखना चाहिए। बहुत लोगों को, जो खास करके मुफस्सिल से जो बच्चे आते हैं, उनको कलर का सेंस नहीं होता है, आज भी नहीं है। फिर जूता पहनना है। मैंने कई लोगों को देखा कि वो हवाई चप्पल में इंटरव्यू में जा रहे हैं। जूता पहनना है, जूते के साथ मोजा पहनना है, और वो मोजा किस रंग का हो जो आपके ट्राउज़र के साथ मैच करे। ऐसा नहीं कि ट्राउज़र आपका ब्लैक है और आप ग्रीन मोजा पहने हुए हैं, कोई तुक नहीं उस तरह का। तो ड्रेस जो है उस पर ध्यान देना सबसे पहला मेरा सुझाव होगा। दूसरा सुझाव होगा कि इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाते समय, क्योंकि अब आपको ये सुविधा है कि आप हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं, अंग्रेज़ी में भी दे सकते हैं, दोनों मिला के भी बोल सकते हैं। इंटरव्यू बोर्ड में बैठे लोग भी दोनों मिलाकर सवाल पूछते हैं। तो उसमें एक क्या हम उसको कहें, अंग्रेज़ी में उसको ह्यूमिलिटी बोलते हैं, कि आप एग्जामिनेशन आपका हो रहा है, आप एग्जामिनर नहीं हैं। तो इसलिए बोर्ड के साथ आपका व्यवहार उसी प्रकार होना चाहिए कि आप ह्यूमिलिटी के साथ, तरीके से, तहजीब के साथ उनसे बातचीत करें, उनके सवालों का जवाब जहाँ तक बन पड़े दें। जिसको आप नहीं जानते हैं, जिसका उत्तर नहीं दे सकते हैं, उसके बारे में आप कह सकते हैं कि इसका उत्तर मुझे नहीं पता है। मुझे लगता है कि आज भी इंटरव्यू बोर्ड में वो ईमानदारी को ज़्यादा महत्व देंगे, तो इसलिए ईमानदारी उसमें दिखाना बहुत ही आवश्यक है। तीसरी बात, जैसा मैंने कहा कि आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। आत्मविश्वास से भरकर जाइए और वहाँ पर आत्मविश्वास के साथ सवालों का जवाब दीजिए, लेकिन अग्रेसिव होकर, जैसे मैंने करने की कोशिश की, अग्रेसिव होकर सवाल का जवाब मत दीजिए। तो ये सब कुछ चंद बातें थीं जो इंटरव्यू में ध्यान देने की बात होती है। आज भी इंटरव्यू का महत्व है, और मैं चाहूँगा कि खास करके छोटे शहरों और गाँव से जो लड़के आते हैं, एक बात मैं और जोड़ दूं यहाँ पर कि आजकल कोचिंग सेंटर्स बहुत खुल गए हैं। मेरे टाइम में दो बातें थी। एक तो ये था कोचिंग सेंटर एक केवल दिल्ली में था, राउस कोचिंग सेंटर, दूसरा कोई कोचिंग सेंटर नहीं था। और दूसरी बात जो थी वो ये थी कि अच्छे विद्यार्थी जो थे, जिनमें थोड़ा आत्मविश्वास था, वो कोचिंग नहीं लेना चाहते थे। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, और उस समय ये था कि भाई कोचिंग क्या करना है। अब ये दिन आ गए कि अब कोचिंग लेना पड़ेगा हमको। लेकिन अब ये आम बात हो गई है कि आपको अगर सिविल सर्विसेज की परीक्षा देनी है तो आप किसी न किसी कोचिंग संस्था में जाएं। मैं इसको बुरा नहीं मानता हूँ, जाना भी चाहिए। उससे हो सकता है कि वो गलतियाँ आप अवॉइड करें जो मैंने की। इंटरव्यू के बारे में, कोचिंग के बारे में सर ने बात की, बताया हमें। और सर, आपके समय की बात करें, जब आप तैयारी करते थे, जब आप पढ़ाई करते थे, और कोचिंग भी उस वक्त बहुत कम थी, जैसा कि आपने बताया कि कोई एक ही कोचिंग होती थी। थोड़ा बात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे आपसे कि कितनी आप पढ़ाई करते थे, थोड़ा बताइए उस बारे में। बहुत पढ़ाई की थी, पढ़ाई बहुत की थी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि उस समय मैंने बताया आपको कि मैं लेक्चरर था, शिक्षक था पटना विश्वविद्यालय में। तो मैंने परीक्षा जब नज़दीक आया तो 2 महीने की मैंने छुट्टी ले ली, और 2 महीने में मैं लगातार तैयारी करता रहा, जबकि सारे विषय मेरे पढ़े हुए विषय थे। यूनिवर्सिटी में मैंने उन सब विषयों को पढ़ा था। उसके बाद भी मैं लगातार उन विषयों का मंथन करता रहा, पढ़ता रहा। और एक जो मैंने तरीका अपनाया था वो ये था कि
मान लीजिए कि कोई भी विषय आप ले लीजिए, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री एक पेपर है। उस पेपर का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें मुझे जो ऑल इंडिया में मार्क्स आए वो ऐसा लगा कि जैसे मैं मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन दे रहा हूँ। 82% मार्क्स आया मेरे को इन दैट वन सब्जेक्ट। तो उसमें क्या था कि मैंने बहुत किताबें पढ़ी उस विषय पर और हर विषय पर, और सबका मैंने नोट प्रिपेयर किया। और नोट के बगल में मार्जिन में मैं पॉइंट्स नोट कर लेता था। तो बाद में मैंने किताबों को मैं नहीं पढ़ता था, मैं नोट ही पढ़ता था, रिवाइज करता था। और परीक्षा के एक दिन पहले की बात होती है तो आप देखेंगे कि लोग नर्वस हैं बहुत, और क्या ये छूट गया पढ़ने को, वो छूट गया पढ़ने को। मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं होती थी। मैं वो नोट्स पढ़ता था, नोट्स के बगल में जो एनोटेशंस थे उसको देख लेता था और मेरा रिवीजन कंप्लीट हो जाता था। और हर मेजर परीक्षा, आईएएस की परीक्षा जिसमें शामिल है, मैं शाम को पिक्चर देखने जाता था ताकि मैं पूरी तरह से दूसरे दिन सुबह रिलैक्स होके परीक्षा में जाऊं। सर, सिविल सर्विस की तैयारी के बारे में अगर हम बात करें तो आफ्टर ग्रेजुएशन सही होता है या ग्रेजुएशन टाइम पीरियड में भी आप सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं साथ साथ? ये डिपेंड करता है कि आपने ये सिविल सर्विस में जाने का लक्ष्य कब तय किया। मैंने आपको बताया कि मैं तो स्कूल के ज़माने से ही मेरा लक्ष्य था कि मुझे आईएएस में जाना है। तो इसलिए जब कॉलेज में गया तो यही लक्ष्य था, जब मैं शिक्षक बन गया तो मेरा यही लक्ष्य था, और इसी लक्ष्य को सामने रखकर मैं अपनी तैयारी करता रहा। तो इसलिए मेरा एडवाइस जो होगा आज के लोगों को तो ये होगा कि लक्ष्य आप बहुत पहले तय कर लें। यह नहीं कि आपने बीए की परीक्षा पास की या एमए की परीक्षा पास की और उसके बाद आप सोच रहे हैं कब मैं क्या करूं, अच्छा चलो सिविल सर्विस में बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं। अगर सिविल सर्विस में बैठना है तो शुरू से ही ये लक्ष्य सामने रखिए और शुरू से ही इसकी तैयारी कीजिए। जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्ट्स चूज़ करना है, तो सब्जेक्ट्स कौन से चूज़ करेंगे। मेरे बड़े भाई भी, उन लोगों ने भी आईएएस का एग्ज़ाम दिया, लेकिन उनका विषय था मैथमेटिक्स। उसमें 3 ही विषय होते थे। तो उसमें क्या था कि वो लोग 2 मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट था, अप्लाइड मैथमेटिक्स और प्योर मैथमेटिक्स, वो ले लिया उन्होंने। तीसरे सब्जेक्ट के लिए टोटा, अब तीसरा सब्जेक्ट कौन सा लिया जाए, लॉ लिया जाए, एंथ्रोपोलॉजी लिया जाए, क्या लिया जाए। तो हमारे सामने वो दिक्कत नहीं रही, क्योंकि मैंने कॉलेज के ज़माने से ही इस तरह की पढ़ाई की कि मेरे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, 10 सब्जेक्ट्स थे, जिसमें मुझे 5 सब्जेक्ट चुनना था। सर, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों को अक्सर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि जब वो पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के बाद वो भूल जाते हैं कुछ चीज़ों को, जिन सवालों को उन्होंने याद किया था या जिन सवालों की उन्होंने प्रैक्टिस की थी वो भूल जाते हैं कि क्या उनका फॉर्मूला था, कैसे वो होना था, या कौन सी लड़ाई कहाँ पर हुई थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सर, कोई ऐसी टिप जो आप उन बच्चों तक पहुँचा सकें जो कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं और वो भूलने की जो समस्या है उनकी वो दूर हो जाए? अंग्रेजी में कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, समझे ना। और प्रैक्टिस करने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने बताया आपको कि आपने विषय का अध्ययन किया, ठीक से किया, आपकी मास्टरी होगी उस विषय के ऊपर, तो फिर आप नर्वस नहीं होंगे, आप पूरे विश्वास के साथ परीक्षा देने जाएंगे और परीक्षा में अच्छा करेंगे भी। लेकिन आवश्यक है कि तैयारी पूरी होनी चाहिए। और तैयारी, जैसे मैंने बताया कि तैयारी करना कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आप स्पष्ट हैं कि आपको आईएएस की परीक्षा में बैठना है। तो प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी होगी, तभी आप परफेक्ट बन पाएंगे। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। बाकी अभी सर, जब हमारी बातें हो रही थी तो आपने बताया था कि इंटरव्यू के टाइम पर आपसे क्या मिस्टेक हो गई थी, और इसी के साथ ही साथ आपने पहनावे को लेकर भी बात की थी कि आप क्या कॉस्ट्यूम पहन सकते हैं, क्या शर्ट पहन के जा सकते हैं, क्या मोजा पहन के जा सकते हैं और क्या ट्राउज़र पहन के जा सकते हैं। वहीं पर सर, अभी बात करें बालों को लेकर, बियर्ड को लेकर, वो भी किस तरीके से मेंटेन करना होता है या मेंटेन करना ज़रूरी होता है क्या, उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। हाँ, बिल्कुल मेंटेन करना है। मान लीजिए कि आपने
दाढ़ी रखी हुई है, बियर्ड है, तो बढ़िया से उसको रखिए, ट्रिम करके रखिए। और स्मार्ट लोग, आप स्मार्ट देख सकते हैं उसमें भी, आप क्लीन शेवन हैं तो उसमें भी आप स्मार्ट देख सकते हैं। तो वो करना बहुत आवश्यक है। गेटअप जिसको कहते हैं, आपका गेटअप जो है वो स्मार्ट होना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर आप सफल हो गए, आने वाले दिनों में आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां आएंगी उसके लिए स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। और आज के युग में ख़ास तौर पर, क्योंकि आपका पास कर लेना, ट्रेनिंग पूरा कर लेना, तो ये तो मैं क्या कहूँगा, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। असल परीक्षा तो आपकी शुरू होती है जब आप रियल पोस्टिंग में आते हैं, तब आप कैसा करते हैं, जो रियल लाइफ के सिचुएशंस हैं उसमें क्या परिस्थितियां आती हैं, वो आपको आपका सही एक तरह से परीक्षा वो होती है। सर, सिविल सर्विस की जो तैयारी कर रहे होते हैं उनका पढ़ाई का समय काफ़ी ज़्यादा होता है, और वहीं पर बात करें सोने के समय की, तो उनका सोने का कोई तय समय नहीं होता। जब उनको लगता है कि अब हमें सोना चाहिए तो वो सो जाते हैं, आराम कर लेते हैं। आपके बारे में बात करें तो आप कैसे सब कुछ मैनेज करते थे? देखिए, एक बात मैं बताऊंगा आपको। मैंने कहा कि मैंने यूनिवर्सिटी से 2 महीने की छुट्टी ले ली थी आईएएस की परीक्षा में की तैयारी करने के लिए। तो मैं जो भी मैंने महत्वपूर्ण एग्ज़ाम दिए ज़िंदगी में, इंक्लूडिंग आईएएस एग्ज़ाम, उस समय मैं, आप सोने की बात कर रहे हैं, मैं रात भर जग के पढ़ता था। ये पता नहीं क्यों मेरी एक आदत पड़ गई कि रात के अंधेरे में मैं 10 बजे रात से या 9 बजे रात से शाम से शुरू करूँगा और रात भर पढ़ता 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 दूसरे दिन सुबह 5 बजे या 6 बजे उसको ख़त्म करूँगा। फिर उसके बाद तैयार होऊंगा, फिर नाश्ता करूँगा, तब मैं थोड़ा सो लेता था और फिर पढ़ाई करना शुरू करता था। तो इससे क्या होता था कि रात को सोने में मुझे 7-8 घंटा या 6 घंटा भी सोने की नहीं, मैं 2 घंटा या 3 घंटा दिन में सो लेता था, उससे संतुष्ट हो जाता था। और बाकी टाइम जो था, मान लीजिए 18 घंटा या 17 घंटा, वो मैं पढ़ने में लगाता था। इतना गहन परिश्रम मैं कर रहा था उस समय। तो रात भर मैं पढ़ता था, क्योंकि मैं कंसंट्रेट कर सकता था जब मैं रात भर पढ़ता था तब। सर, जब आप एग्ज़ाम में जाते थे और क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता था, तो आप उसे किस तरीके से सॉल्व करते थे? अक्सर ये देखा जाता है जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पहले उस सवाल को सॉल्व करते हैं जो उन्हें अच्छे से आता है, उसके बाद उस सवाल को सॉल्व करते हैं जो उन्हें थोड़ा अच्छे से आता है, एंड उसके बाद कुछ देखते हैं जो उन्हें नहीं आता है या वो थोड़ा बहुत उसका कुछ कर सकते हैं। आप कैसे करते थे वो अभी हम जानना चाहेंगे। हम तो सीरियली शुरू करते थे। एग्जामिनेशन में मान लीजिए कि 7 सवाल हैं, 8 सवाल हैं, उसमें किसी 5 सवाल का उत्तर देना है, तो राजेंद्र प्रसाद जी की तरह मैंने ये नहीं कि 7-8 सवाल का जवाब दे दिया और कहा एग्जामिन एनी 5। वो राजेंद्र बाबू करते थे, हम नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बहुत ब्रिलियंट थे। लेकिन हम सीरियली उसी पर जाते, 1, 2, 3, 4, ये नहीं कि हम 4 नंबर पहले ले लिए। तो मेरी कॉपी में जो सीरियल नंबर है प्रश्नों का, वो उसी तरह रहता था। सर, आज के समय में जब छात्र पढ़ने बैठते हैं तो उनके पास तरह तरह के डिस्ट्रैक्शन है। टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, और मोबाइल में चल रही तमाम तरीके की ऐप्स हो गई। आपके समय में चलें, जब आप पढ़ाई करते थे, क्या आपके समय में भी आपके लिए कोई डिस्ट्रैक्शन होता था कुछ, किसी भी प्रकार का? ये तो आज के जो डिस्ट्रैक्शन है वो तो नहीं थे उपलब्ध उस समय। जैसा मैंने कहा कि एक मैक्सिमम आप ये कर सकते थे कि पिक्चर जा सकते थे। दूसरा था कि आप दोस्तों के साथ समय बिताएं, मौज मस्ती थोड़ा कर लें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरे केस में क्या हुआ कि जब मैं आईएएस की परीक्षा कर रहा था, और सोचिए कि मैं ऑलरेडी एक शिक्षक की नौकरी भी कर रहा था पटना विश्वविद्यालय में, तो मेरे पिताजी आ गए पटना मेरे साथ रहने के लिए, और वो डंडा लेके बैठते थे सारे दोस्तों को वो खदेड़ देते थे। किसी को मिलने नहीं दिया उन्होंने, किसी को नहीं मिलने दिया। और जो मैं 2 महीने की बात कर रहा था, हमारे टाइम में एग्जामिनेशन होता था अक्टूबर के महीने में, तो मैं 2 महीने घर से शायद निकला ही नहीं, 2 महीने किसी दोस्त से मिला ही नहीं, लगातार केवल पढ़ता रहा।
और जब हमारी एक एग्ज़ाम का अंत हो गया और सब ख़त्म करने के बाद मुझे याद है कि मैं जब पटना की सड़कों पर निकला तो अक्टूबर के महीने में जो एक थोड़ी बहुत हल्की सर्दी नज़र आती है, वो सर्दी मैंने महसूस की। और हमने कहा देखो मौसम इतना बदल गया, बड़ा अच्छा लगा बाहर निकल कर, क्योंकि 2 महीना में घर से निकला ही नहीं, 2 महीना किसी दोस्त के साथ समय नहीं बिताया। इस एकाग्रता के साथ मैंने तैयारी की। और होना भी यही चाहिए सर, किसी भी तरीके के डिस्ट्रैक्शन से हमें दूर रहना चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं और तभी पढ़ाई भी अच्छे से हो सकती है। आजकल सर अपने आप को एकाग्र करने के लिए और पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा समय देने के लिए बच्चे क्या करते हैं, फैमिली से दूर होना शुरू कर देते हैं, दोस्तों से नहीं मिलते हैं, कहीं आते जाते नहीं हैं। इस तरीके से अपने आप को बाधित रख के पढ़ाई करना क्या सही है? कुछ समय के लिए सही है। जैसे मैंने बताया अपने केस में 2 महीना मैंने इस अनुशासन का मैंने पालन किया, 2 महीना। उसके पहले मिलता रहा, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर आप, जैसा मैंने कहा कि अपने को एब्सोल्युटली टॉप चीज़ नहीं समझते हैं, ब्रिलियंट नहीं समझते हैं भी नहीं, तब आवश्यक है कि आप पढ़ाई पर ध्यान दें, उसके लिए पूरी तैयारी करें और जहाँ पर कि आपके इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में कुछ कमी है उसको परिश्रम से पूरा करें। सर आप वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में शामिल होना क्या एक सपना था आपके लिए? कुछ जानना चाहेंगे इसके बारे में आपसे, कैसे हुआ ये सब कुछ? नहीं, कोई ड्रीम नहीं था। मैं एक कहानी बता दूं आपको कि मैं तो पटने चला गया था, पटने में था, दिल्ली में था भी नहीं। जो स्वेरिंग इन का फंक्शन होता है राष्ट्रपति भवन में, उसके एक दिन शाम को पहुंचा और भी कोई आधिकारिक तौर पर मुझे नहीं बुलाया किसी ने। किसी और ने मुझसे फ़ोन करके कहा कि वो पटने में क्यों बैठे हो, दिल्ली आ जाओ। तो मैंने कहा बात तो ठीक बोल रहा है, दिल्ली में रहना चाहिए। तो हम दिल्ली आ गए। दूसरे दिन स्वेरिंग इन था। तो जब दिल्ली पहुंच गए तो रात को हमको लगता है 9:30-10 बजे के आसपास आडवाणी जी का फ़ोन आया मेरे पास और उन्होंने मुझसे कहा कि यशवंत जी कल स्वेरिंग इन है, शपथ ग्रहण है, तो आप राष्ट्रपति भवन आ जाइएगा। और कुछ नहीं उन्होंने बताया कि क्या करना है नहीं करना है। तो मैं दूसरे दिन राष्ट्रपति भवन गया, वहाँ पर शपथ ग्रहण हुआ और वित्त मंत्री मैं बनूंगा ये कैसे पता चला हमको कि कैबिनेट की एक फॉर्मल बैठक हुई सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में, साउथ ब्लॉक में। तो जब वो मीटिंग ख़त्म हो गई, बहुत शॉर्ट मीटिंग थी 15 मिनट की, तो उसके बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने कक्ष में जाने लगे। तो मैं जल्दी से उन तक गया और मैंने उनको कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं गया हूँ कई दिनों से, तो मैं हुआ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी। तो उनका जो स्टाइल था, उन्होंने मेरी ओर देखा ऊपर से नीचे तक और फिर उन्होंने कहा आप चले जाएंगे तो बजट कौन बनाएगा। तो मैंने भी पूछा उनसे क्या बजट मुझे बनाना है, तो वो मुस्कुरा के चल दिए। फिर बाद 2-3-4 घंटे के बाद जब रात को पोर्टफोलियोज अनाउंस हुए 10 बजे के आसपास, तब उसमें पता चला कि मैं वित्त मंत्री बनाया गया हूँ। सर आप जब वित्त मंत्री रहे थे वो अनुभव अभी आपने हमारे साथ साझा किया, इसी के साथ ही साथ आप विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। तो कोई ऐसी बात जो अभी भी आपको याद हो विदेश मंत्री कार्यकाल के समय की अपने? सबसे अच्छी याददाश्त मेरी ये है कि उस समय फॉरेन में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के फॉरेन मिनिस्टर के हैसियत से मैं वॉशिंगटन गया 2004 के शुरू में। आप जानते हैं कि बाद में चुनाव हुआ तो हम लोग हार गए, सरकार से बाहर हो गए। लेकिन 2004 में मैं वॉशिंगटन गया द्विपक्षीय वार्ता के लिए और वहाँ पर अपना हमारे जो उनके जो विदेश मंत्री थे उनके साथ हमारी बातचीत तो हो ही रही थी, उन्हीं थी। लेकिन जैसे ही मैं वॉशिंगटन पहुँचा तो हमारे एम्बेसडर ने कहा कि साहब आपका पहला अपॉइंटमेंट जो है वो वाइट हाउस में राष्ट्रपति बुश के साथ है और उसमें राष्ट्रपति से जो मिलने जाता है प्रमुख व्यक्ति
वो उनके दाहिने इस तरह बैठता है जैसे मैं बैठा हुआ हूँ। आज तक, और मैं कोई घमंड से इस बात को नहीं कह रहा हूँ, मैं पहला विदेश मंत्री था जिससे जो राष्ट्रपति बुश से या अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने के लिए उनके ओवल ऑफिस में गया, और आज तक उसके बाद कोई दूसरा नहीं गया है। हमारे बाद हिंदुस्तान विश्व गुरु बन गया, डंका पीटा जा रहा है हिंदुस्तान का चारों तरफ, लेकिन हमारे विदेश मंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति ने उससे मिलने के लिए अपने ओवल ऑफिस में नहीं बुलाया, जिस तरह अटल जी की सरकार में मुझे राष्ट्रपति बुश ने बुलाया, और 20 मिनट उनके साथ बैठकर हमारी 1-to-1 बातचीत हुई। बहुत आनंद वो भी, उन्होंने भी लिया, मैंने भी लिया। तो आप कहेंगे, उसका उत्तर मैं यही दूंगा कि सबसे शायद सुखद क्षण या अनुभव यही रहा। क्या बात है सर, आपके अनुभव आज हमें सुनने के लिए मिल रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। आज आपके साथ बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। फ़िलहाल मैं हूं आपके साथ, आपका अपना बिंदास आरजे पंकज, और हमारे आज के खास अतिथि यशवंत सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप इंडियन ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, जाने माने पॉलिटिशियन हैं, इसी के साथ ही साथ आप आईएएस भी रह चुके हैं, और आप वित्त मंत्री भी रहे हैं अपने समय में, और इसी के साथ ही साथ आप विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। बहुत अच्छा लगा सर आज आपसे बात करके, और काफ़ी सारी बातें आज आपसे सीखने को मिली, काफ़ी सारा ज्ञान आपसे आज हमने लिया, सिविल सर्विस के बारे में जाना। और अब तमाम बातों के बाद फ़िलहाल वक्त है हमारा स्टूडियो से चलने का। सो सर, अभी चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए आपकी ओर से क्या संदेश रहने वाला है? हमारे सभी श्रोताओं को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि जीवन उनका जो भी लक्ष्य है उसकी पूर्ति में वो पूरी जी जान लगा देंगे, परिश्रम करेंगे और उसको हासिल करेंगे। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतना कीमती समय हमें देने के लिए और प्यारा संदेश हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ कुछ बातें आपसे मैं भी क्या कर जाता हूं कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास साफ सफाई बना कर रखिए, पेड़ पौधे लगाइए, हरियाली फैलाइए, पानी को बचाइए। घर से जब भी निकलते हैं और निकलते हैं 2 व्हीलर से तो प्लीज़ हेलमेट को लगा कर जाया कीजिए। 4 व्हीलर से जाते हैं तो सीट बेल्ट को लगा कर जाया कीजिए। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।